अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूबरू में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, मुल्की पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अब बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले एक दो रोज में जब लॉन्ग मार्च भी शुरू होगा, हुकूक सिंध रैली भी शुरू होगी और उसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हर गुजरते दिन बल्कि हर घंटे की जो हेडलाइंस हैं वो बदलेंगी। तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त सियासी हलचल है और इस हलचल के बीच में हम देख रहे हैं कि शेख रशीद अहमद जो है उनका एक बयान काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, जो कि उनका ये कहना है कि अब 172 का जो हदफ है, 172 अरकान जो करने हैं, उस ऑपोजिशन बाकायदा उसकी खरीदारी में लग गई है और खरीदो फरोख्त का टास्क जो है वो मियां नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को दे दिया है। मजीद ये भी कहा कि खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हुआ तो झाड़ू फिर सकती है और साथ ही साथ ये भी कहा कि ट्रंप कार्ड अभी भी इमरान खान के पास है और वो उसे सीने से लगा के बैठे हैं। साथ ही साथ वो सियासी ड्रोन हमला भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम जो कि मुआविन खुसूसी हैं वजीर आजम के, उनका कहना है कि सिंध में गवर्नर राज लग सकता है अगर गवर्नेंस बेहतर ना हुई। बहरहाल ये उनसे पूछा जाए कि गवर्नेंस का मयार सिंध के लिए उनका अलग और वफाक के लिए अलग है। उन्होंने एक बात ये जरूर आज की कि गवर्नर राज सिंध में लग सकता है, जबकि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब जो वो कहते हैं कि वो नहीं समझते कि तहरीक एतमाद आए। ऑपोजिशन जो है अब यहां से एक स्केप गोट तलाश करेगी, इससे निकलने की कोशिश करेगी। मजीद ये भी कहा कि नून लीग के 15 बंदे भी उनके साथ हैं। बहरहाल ये चीज हम देख रहे हैं कि और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब वाकई एक सीरियस कॉल के तौर पर लेना शुरू कर दिया है हुकूमत ने भी इस तहरीक अदम एतमाद को। आज के प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे जमशेद इकबाल चीमा जो कि नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हुकूमत वक्त की। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी ससी पलीजो साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शज़ा फातिमा ख्वाजा जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगी, वो भी आज के इस बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या वाकई अब एक सीरियस कॉल के तौर पर लिया जा रहा है हुकूमती कैंप में इस तहरीक अदम एतमाद को या नहीं? बल्कि तारीख अगर उठा के देखें तो अब तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं हो सकी है, लेकिन अब जिस तनाजुर से और तवातुर के साथ बयानात आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक बैटल ऑफ नर्व्स जो है शुरू होने जा रही है। चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम यू कैन से कि अगर 2, 3, 4 पार्टीज, 5 पार्टीज, 6 पार्टीज रही हों तो उसे बिल्कुल गैर सीरियस लेना तो शायद ठीक नहीं होता। लेकिन बहरहाल हम जब ये देखते हैं कि इनकी हिस्ट्री को देखते हैं या उनके लॉजिक अगर दलील को देखते हैं तो वहां पे ये तहरीक अदम एतमाद होती हुई नजर नहीं आती। बुनियादी बात है कि ये कोई यू कैन से कि जो एजेंडा है, एजेंडे की कोई सॉलिड रीजन, कोई काज, कोई आप कह लें कोई नेशनल इंटरेस्ट, कोई हकूक की बात वो नहीं है। बात है मुफादात की और मुफादात बिल्कुल टकराते हैं आपस में। फिर यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो माजी है, माजी में देखें अगर जो एनिमिटी है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है या राइवलरी है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, फिर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की है, फिर नून लीग की और काफ लीग की है, फिर पीपल्स पार्टी और जीडीए की है। सो जो आप कह लें कि जो विक्टिम है पीपल्स पार्टी के, वो सिंध की दोनों जो हमारे अलाइज हैं वो विक्टिम है पीपल्स पार्टी के, और जो पंजाब के हमारे अलाइज हैं वो विक्टिम है, वो बीट्रे हुए नून लीग से। तो जो लोग सबसे ज्यादा बीट्रे हुए नून लीग से, हम कैसे मान लें कि वो उन्हीं के पास दोबारा जा सकते हैं या उनको सपोर्ट कर सकते हैं या उनको नई लाइफ लाइन दे सकते हैं? लेकिन सर जब आप ये कहते हैं, चीमा साहब मेरी बात भी रख लें कि जब 14 साल बाद शहबाज शरीफ जाके चौधरी बिरादरान से मिल रहे हैं तो ये क्या एक नई तारीख नहीं है? क्या आपकी नजर में महंगाई और बैड गवर्नेंस वो इश्यूज नहीं है जिनकी बिना पर यह तहरीक इस वक्त सामने आए? आपने कहा सिंगल पॉइंट एजेंडा, वो तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को या वजीर आजम को हटाना है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि माजी के जो एक दूसरे से इख्तिलाफात थे वो भुलाकर और नई चीजें एक नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। देखें, आप बोले हो सकते हैं, आपका हो सकता है कि आपने कोई सर्वे ना किया हो, आपने कोई रिसर्च ना की हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि मुस्लिम लीग नून ने ये काम ना किया हो, पीपल्स पार्टी ने ना किया हो। देखें, आपने महंगाई का जिक्र किया।
महंगाई में पीपल्स पार्टी के 4 दौर हैं। 2 अदवार में महंगाई 14% औसत के हिसाब से, सालाना औसत के हिसाब से 14%। जो यूसुफ गिलानी का दौर और भुट्टो साहब का दौर। बेनजीर का एक दौर जो है वो 12% था, दूसरा दौर जो है 7% था। सिर्फ के 3 दौर हैं, एक में 10% महंगाई थी, एक में 7.25 थी और एक में 5% महंगाई थी। हमारा जो दौर है अभी तक 8.52% महंगाई है। आप कह लें पाकिस्तान की तारीख की जो औसत महंगाई है ये जमहूरी दौर की, 1970 के बाद की, उसमें हम जो हैं यू कैन से कि अक्सर लोगों से बेहतर हैं, किसी के बराबर हैं, ये है, हम किसी से माड़े नहीं हैं। फिर दूसरी बात देखें तो हमारे दौर में मिडिल क्लास बेहतर हुई है, हमारे दौर में एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारे दौर में टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, टैक्स कल्चर बना है, यहाँ पे आके इंडस्ट्रियलाइजेशन दोबारा शुरू हुई है। यहाँ पे चीमा साहब, मेरा होमवर्क बिल्कुल मुकम्मल है, मेरा होमवर्क बिल्कुल मुकम्मल है। पाकिस्तान में अगर आप आदादोशुमार के हवाले से बात करना चाहें, स्टेटिस्टिक्स के हवाले से बात करना चाहें, आंकड़ों के हवाले से बात करना चाहें तो एक सेपरेट प्रोग्राम में इसके ऊपर आपसे कर सकता हूं, इकोनॉमी को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शशि पलीजो साहिबा, आप नहीं समझती, आप नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकता सर? मैं बिल्कुल, मैं तो आपको दावत दूंगा। आप नहीं कर सकते, कर लें, आ जाएं, कर लें। एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये जरूरी है। सुन लेना जरा। देखें, आप यहाँ घर जाके, ताकि आपको ये मेरी बात समझ आए, आप घर जाके देखना कि 2008 में क्लास कितनी थी, ये 42% थी, और 2018 में जब इनका एक पीपल्स पार्टी के दौर, एक नून लीग का दौर जो खत्म हुए 10 साल के बाद यहाँ की मिडिल क्लास 36% रह गई। आज फिर दोबारा 42% है और आगे 50% होने जा रही है। ये आवाम क्यों नहीं मान रही? आप ये बताइए, ये 22 करोड़ आवाम जो ये क्यों नहीं मान रही? ये आपके इस मंत्रा को क्यों नहीं कबूल कर रही? आप दरम्यान में आ जाते हैं, दरम्यान में आके जज बन जाते हैं। जज नहीं, मैं तो काउंटर आर्गुमेंट करूंगा ना सर। आप अगर एक बात करेंगे तो मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। प्लीज देखें, आपका जो चैनल है, आपका चैनल प्लेटफॉर्म है, इस पे शशि पलेजो ने भी पैगाम पहुंचाना है और यूगन से शिजा फातिमा ने भी पैगाम पहुंचाना है, मैंने भी पैगाम पहुंचाना है। मैं आपको कन्विंस करने नहीं आया, मैं आपके। लेकिन सर, बड़ी माजरत के साथ जब आप ये कहेंगे कि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर कहा कि मैं आपके साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर 1-on-1 एक प्रोग्राम करना चाहूंगा और मुझे आप उसके लिए वक्त दीजिएगा। नाउ अब मैं जरा ठीक है, बिल्कुल करते हैं। शशि पलीजो साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइए कि क्या वाकई पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी है, जो मुआशी मसाइल हैं, वो कुछ नहीं है और सिर्फ अपनी बारी का इंतजार है और बारी के चक्कर में आप लोग ये सब कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है। ये जो अभी जमशेद साहब ने, वो ठीक है, उनका राइट है कि अपनी जमात को डिफेंड करें, लेकिन इतने फैक्ट्स फिगर्स को ट्विस्ट करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। लोगों की भी आंखें हैं, कान हैं, लोगों के पेट तो बुझ गए हैं, पत्थर बांध कर चल रहे हैं लिटरली, कि हर महीने, हर 15 दिन बल्कि पेट्रोलियम की जिस तरीके से कीमतें आसमान को छूती हैं, बिजली की यूनिट जिस तरह से बढ़ाई जाती है, खाने पीने की, बच्चों के दूध तक के लिए भी वो मिनी बजट लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल में जमीनी हकायक है, वो तो कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं। आज हम जो है मजबूर हैं लॉन्ग मार्च के लिए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमसे हैं और जाहिर बात है अपोजिशन जो है लोगों की दिल और कानों का, जैसे आप मीडिया वाले आवाम का जो है वो तस्वीर बनते हैं, मसाइल दिखाते हैं, हम जो पार्लियामेंट में बैठते हैं या पार्लियामेंट से बाहर जदोजहद करते हैं, अगर लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं तो पार्लियामेंट से बाहर ये जमहूरी हक है हमारा कि इतने अजाब में लोग हों, उनका कोई वाली वारिस न हो, यानी 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाए। इनको तो काफी सारी चीजें हमने ठीक करके दी। पहले तो हुकूमतें जो है वो होती ही नहीं थी। हमने पहली दफा जो है जमहूरी तर्ज के एक हुकूमत का जो है वो प्रेसिडेंट कायम किया, जब दहशतगर्दी से जंग लड़ी, इतनी हमारी क़यादत से लेकर कारकुन तक जो है शहीद किए गए, इनका कोई भी ऐलान करे। अच्छा, अब ये जरा तहरीके अदम एतमाद के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। जो इस वक्त इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है और खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हो गया है, क्या खबरें, क्या इसके ऊपर जरा आ जाए ना प्लीज। मैं उस पर ये बताना चाहूंगी या उसके जवाब में कहना चाहूंगी जनाब के जो पार्लियामेंट के अंदर ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के हवाले से भी, प्रैक्टिसेस के हवाले से भी, दूसरा प्रोसीजर के हवाले से भी ये हमारा राइट बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कोई गैर जमहूरी चीज कर रहे हैं। ये ऑप्शन तब इस्तेमाल होते हैं जब जो है
पानी सर से गुजर जाता है। हम समझते हैं हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, हम समझते हैं इखलाकी तौर पर हम वो चीज जो है हमने है कि हम उनको चैलेंज करें, और हमने अगर वो स्ट्रेंथ है तो फिर अब तक इंतजार किस बात का है? बिल्कुल, अभी आप देखिएगा कुछ ही दिनों में ये हम आएंगे और मुतदा अपोजिशन जो है अब पीटीआई के सुफों में खरसली है, नेचुरली उनके लोग जो हमसे रुजू कर रहे हैं, इसमें खरीदो फरोख्त की क्या बात है। वो लोग जो समझते हैं अब उनको कुछ को टिकट चाहिए, कुछ को जो है वो चाहते हैं कि पॉलिटिकली उनके सर पर हाथ रखा जाए, क्योंकि पीटीआई ने तो अपने लोगों को भी जो है टाइम नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, स्पेस श्रिंक कर दिया पूरे माशरे का। इन्होंने पॉलिटिकल स्पेस रहा कहाँ है, टॉलरेंस लेवल रही कहाँ है? मीडिया से लेकर लोगों को देख ले, आम लोगों को भी इन्होंने उनके इजहार राय पे पाबंदियां कर दी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां है। जनाब हम क्या क्या किस चीज का रोना रोए, तो ये जरूरी हो चुका है कि हम अपना ये जमहूरी राइट जो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जीत। ठीक, शज़ा फातिमा आप मुझे सुन रही हैं तो बताइएगा कि किस बात का इंतजार है? हुकूमत कहती है, या हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इस वक्त, चीमा साहब जो है वो कह रहे थे कि महंगाई नहीं है, स्टेटिस्टिक्स उनके पास मौजूद है और वो ये साबित कर रहे हैं कि जनाब पिछले अदवार में ज्यादा महंगाई थी, ये दौर जो है वो बेहतर दौर है। फिर अवाम क्यों आपके साथ उठेगी? अवाम क्यों आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या नून लीग के बहकावे में या उनके वरगलाने में, रादर अगर कहें अगर हालात इतने ही अच्छे हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीमा साहब को भी बेहतर पता है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगाई हुई है। शो पे आके बात करने में उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, अपना मौका लोगों तक पहुंचाना है, मगर इस तरह से पहुंचाया जाए जिसपे लोग जो हैं वो यकीन करने के काबिल हों। आप अगर सिर्फ इस मुल्क के अंदर बिजली की कीमतें देख लें, आप यूटिलिटी सिर्फ देख लें, बिजली की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, आप इस मुल्क के अंदर आटा देख लें, चीनी 53 रुपए पे हम छोड़ के गए थे, 110 रुपए से कम नहीं मिलती। आप किसी चीज को हाथ लगा लें, आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो इंडेक्स है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हर हफ्ते जारी करता है, उसके अंदर वो तमाम अशिया होती हैं जो हर गरीब से गरीब घराना भी इस्तेमाल करता है। आज भी वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो 16% पे है। पिछले 3 साल से मुसलसल डबल डिजिट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन हो रही है। अगर आप 3 सालों के अंदर ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ मैं कहती हूँ एवरेज 15 भी लगा लें, अब तो ये 20 भी टापे, तो फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन जो है वो जा पहुंचती है 50-60% के ऊपर उन अशिया पे जो हर घर इस्तेमाल करता है। बिजली जो है वो 100% से ज्यादा महंगी है, पेट्रोल जो है वो तकरीबन 100% महंगा हो चुका है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये गरीब का खून पसीना निचोड़ के जो हम 2 वक्त की रोटी का पैगाम देते थे, आज 1 वक्त की रोटी भी जो है वो पूरी नहीं हो रही गरीब आदमी की। मिडिल क्लास की बात हुई, चीमा साहब की मैं जानना चाहूंगी सोर्स क्या है या अब जब उनकी बारी आती है, मगर मेरी जो सोर्स है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस का वो तो हम एक सेपरेट प्रोग्राम अभी मुझे 30 सेकंड्स दे दें, मुझे 30 सेकंड्स दे दें। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के ऊपर एक इंटरनेशनल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी ने एनालिसिस किया जी, और उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2014 के अंदर 5.3% थी, 2018 के अंदर हम उसको 16 पे लेके गए, और 2019 के अंदर जो है वो 5.6% पे मिडिल क्लास थी। मिडिल क्लास $300 की जो एवरेज इनकम है उसको देखते हुए कहा है। तो देखिए, अगर तो ये टीवी की हद तक आर्ग्यूमेंट्स महदूद हैं तो ठीक है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमती अरकान को अपने अंदर अपने जो उनकी इंटरनल पॉलिसी है उसके अंदर सच्चाई का पता भी होगा, इल्म भी होगा, और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चीमा साहब, मैं जरा चीमा साहब की तरफ आना चाहूंगा। अब ज़ाहिर है कि वो उसके ऊपर तो हम एक प्रोग्राम करेंगे बिजनेस और फाइनेंस और इकोनॉमी और मईशत को लेकर। ये फरमाइएगा कि इस वक्त अगर तहरीक अदम एतमाद एक आईनी हक है और उस पे लोगों के, इससे पहले हमने देखा कि वफादारियां जो है वो नजरियात बदलते हैं तो फिर वो पार्टीज भी बदल जाती हैं, ऐसे में झाड़ू फिर सकती है। शेख रशीद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पूरा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये वाइंड अप हो सकता है? झाड़ू फिरने का क्या मकसद है? देखिए, इसमें यू कैन से कि हमेशा गवर्नमेंट के पास मैनूवर करने की सलाहियत ज्यादा होती है। ये जो फिर ये है कि जो हमारे मुकाबले में पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज के तौर पर इस वक्त नेशनल पार्टी नहीं रही। नेशनल पार्टी ना होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वीकनेस है हमारे मुखालफिन की।
सो आप कह लें कि जो एक रीजनल पार्टी, मतलब फजल रहमान साहब की एक रीजन में पार्टी है, नून लीग एक रीजन में पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक रीजन में पार्टी है, ये एक रीजन में पार्टी है, तो ये इटसेल्फ एक वीकनेस होती है, लिहाजा वहां पे मनूवर करने की सलाहियत गवर्नमेंट की और बढ़ जाती है। हम चाह रहे हैं कि मनूवर हम ना करें, पार्टियां अपने अपने नजरियात पे चलें, वर्कर अपनी अपनी जगह खड़ा रहे, अपना काम करे, जमहूरियत के लिए फायदा है, और जमहूरियत की बेस तो पॉलिटिकल पार्टी होती है। सो पॉलिटिकल पार्टी की तोड़ फोड़ जो है वो कोई और करे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करनी चाहिए। सो हम नहीं चाहते कि हम तहरीक यू कैन से जो काम इन्होंने काफ लीग के साथ किया था कि उनके जो एमपीएस थे उनके आप कह लें अपने साथ बुलाए और वो काम कर रहे थे, उस तरह हम नहीं करना चाहते, अदरवाइज मनूवरिंग ज्यादा हो सकती है। सो झाड़ू फिरने से मुराद ये है कि देखें, फिर एक और बात कि मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिसको ये पार्टी लीडर मानती है कि हमारे लीडर और कायद वो हैं, वो उनका बोझ अब ये रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अल्ताफ हुसैन वाला साहब हो गया उनका, वो रियासत के वजूद से बारी हो गई, उनका वजूद रियासत के वजूद से बारी हो गया, रियासत उनका लायबिलिटी को सह नहीं सकती। अब मेरा एक सवाल मुस्लिम लीग नून के एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के जो सेंट एलिमेंट है, उसे इस बात का पता है कि मियां साहब और मरियम बीबी के होते हुए इन लोगों का रियासती मामलात में अमल दखल नहीं हो सकता। ठीक है। और वजह उसकी बुनियादी यह है कि रियासत इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये फ्यूचर के अल्ताफ हुसैन हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइएगा चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर बकौल आपके नून लीग एक रीजनल पार्टी रह गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो आपके अलाइज, आपके इत्तेहादी क्यों जाके मिल रहे हैं फिर इन रीजनल पार्टी से? उनका क्या मुस्तकबिल ऐसा खतरे में पड़ गया है? मुलाकातों का सिलसिला है, मोनिसलाई एक तरफ कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, फिर वो जाके पीपल्स पार्टी से भी मिल रहे हैं। ये इत्तेहादी जो है वो क्या उनको आप राम नहीं कर पा रहे, या वहां पे क्या बेचैनी है? अगर फिर वो रीजनल पार्टी से जाके क्यों मिल रहे हैं? देखें, अगर तो मिल गए तो फिर मैं आपकी बात को ज्यादा संजीदा ले लूंगा, अगर ना मिले तो बाकी तो देखें, जो हमारे पास जितनी थिन मेजॉरिटी है, थिन मेजॉरिटी के होते हुए उन्हें पता है कि वो इस बात को एंजॉय कर सकते हैं और कर रहे हैं। दूसरी बात देखें, जो एक बात को थोड़ा सा आप याद रखें कि जब परवेज अलाई साहब आए, नून लीग की हुकूमत आई, तो वो लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हो जाए, चौधरियों को कोई न कोई स्पेस दे नून लीग। तो शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा बात करने वालों को डिस्करेज किया और एक लफ्ज बोलते थे कि चोर चौधरी हैं। हमेशा एक लफ्ज इंटरनल बताते हैं लोग कि हमेशा चोर चौधरी कहते थे उनको। अब इस बात का चौधरी साहब से ज्यादा किसको पता है? जिस जिस तरह उनके खिलाफ रिवेंजफुल एक्टिविटीज हुई, कार्रवाइयां हुई, उनसे ज्यादा इसको मेरे ख्याल से माजी ज्यादा दूर नहीं है। खान साहब भी चौधरी बिरादरान के हवाले से क्या कहते थे, अगर उसकी क्लिप्स निकाल के चलाई जाए तो शायद आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। बहरल सरल ससी पलीजो जनाब, मुश्किल नहीं होता। देखें, मुझे मुश्किल नहीं होता। देखें, बात करना और बात है, रिवेंजफुल होना और बात है, एक्शन लेना और बात है। सो बेसिक बात यह है कि ये जो चोरी आजकल एंजॉय कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जाके माफी मांगे, जाके पता ले, बार बार मिनस माजिद करे, तो ये बड़े मजे की बात है, होनी चाहिए। क्यों नहीं एंजॉय करेंगे वो? ठीक है, चलें ससी पलीजो, आप लोगों ने इतना बड़ा जो है वो मेला लगा रहे हैं, इतनी खुशियां हो रही हैं और मिठाइयां और ये सारी चीजें हो रही हैं। आपके गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी पार्टनर्स हैं वो तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, वो इस वक्त एंजॉय करना चाह रहे हैं इस सूरत हाल को। देखिए, हम चैलेंज हम कर रहे हैं हुकूमत को, तो हमारा ये राइट भी है और मेरे ख्याल में ऑप्शन ये है कि हम वोट के लिए मुख्तलिफ लोगों से जो है राय लें या जो है वो सपोर्ट के लिए जाएं, जिससे आम जनरल इलेक्शन में किसी भी इलेक्शन में होता है। तभी तो ये मार्जिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा हुआ है कि आपकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर वोट कोई करना चाहे तो ये वोट कर सकता है। अब बात यह है कि अभी जो सूरत हाल बयान कर रहे थे हमारे भाई जमशेद साहब, चीमा साहब, तो असल तो अजाब जो है वो तो पीटीआई पे जो है अभी नाजुल हो रहा है, क्योंकि वो जड़ें उनकी नहीं है। मैं ज्यादा कोई हल्की जबान इस्तेमाल न करते हुए मुझे सिर्फ इस वक्त अल्फाज यही कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बोनसाई गमला, रूटलेस जो पौधे होते हैं ना, जिससे चाइनीज से दूसरे,
تو یہ اصل تو ان کے جو سارے ممبرس ہیں جو خاص کر کے جو کابینہ میں بیٹھتے ہیں، پالیسی میکنگ میں ہیں یا پارلیمنٹ میں جو یہاں سے وہاں ہونے کے لیے جو ایکسائٹڈ تو وہ زیادہ ہے، ان کی جڑیں نہیں ہے، عوام میں بھی نہیں ہے، ہسٹری میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے، نل بٹا نل ہے۔ جب کوئی ہر فورم پہ نل بٹا نل ہو، وہ اسٹرینتھ اور سبسٹینس نہ ہو، اندر خارجی معاملات کے حوالے سے کوئی ویژن ہو، آپ کا داخلی حوالے سے کوئی ریزلٹ اور چیزیں ہوں، تو پھر یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا کامنٹ آ گیا، ذرا شزا فاطمہ آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ تو محض ریجنل پارٹی رہ گئے، حکومت یہ سمجھتی ہے، دے فرملی بلیو کہ نون لیگ از نو مور ان نیشنل پارٹی، آپ محض لاہور کی حد تک یا شاید کسی اور قصبے کی حد تک محدود رہ گئے، اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، 1 سال رہ گیا تھا میاں صاحب، اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، آپ کی پارٹی اتنا بڑا رسک لے رہی ہے تحریک اعتماد، اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ کے پلے بچے گا کیا؟ دیکھیں، میرے خیال سے مجھے اپنی بات اکانومی والی دہرانی پڑے گی کہ مجھے امید ہے کہ چیمہ صاحب یہ باتیں صرف ٹی وی کی حد تک آرگیومنٹس دے رہے ہیں، کیونکہ جب بھی اپنے دشمن کو کمزور سمجھا جاتا ہے تو وہ شخص کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے، اس میں کوئی مطلب اسمارٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے، یہ سیاست ہے۔ آپ نے ہمیں ریجنل پارٹی کہنا ہے، لاہور کی پارٹی کہنا ہے، اب جو مرضی کہیں، سچائی اس وقت یہ ہے کہ جو 2018 کے الیکشن میں جس طرح یہ ریگنگ سے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے بڑی ایک باقاعدہ ریگولیٹڈ ریگنگ سے یہ حکومت میں آئے ہیں، وہ دنیا نے دیکھا ہے، دنیا کی یورپین یونین نے لکھا ہے اس کے اوپر، مطلب عالمی اداروں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں یہ حکومت ریگنگ سے آئی ہے۔ تو ریگنگ سے تو آپ تبھی آتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جڑیں کہیں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں ان کی تمام، جن کو یہ ڈاکو کہتے تھے، کسی کو چپراسی کہتے تھے، ایم کیو ایم کو پتہ نہیں، الطاف حسین کی بار بار اگزامپلز دے رہے ہیں، آج ان کے اتحادی ہیں، شاید یہ جانتے نہیں ہیں، ان سب کو بھی ملا لیں تو صرف 10 ووٹوں کا فرق ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں، صرف 10 سیٹوں کا، اور وہ ایک اتحادی نہ نکلا، یا جتنے ان کے اس وقت، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ اس وقت حکومتی اراکین جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بعد میں کھانوں پہ بھی بیٹھتے ہیں، اسمبلی میں کینڈیڈ ڈسکشن ہوتی ہے، نہیں جا سکتے۔ جس حساب سے اس وقت اس ملک کے اندر مہنگائی ہے، جو ڈالر کا ریٹ ہے، جو پیٹرول کا حال ہے، جو بچے لوگوں کے اسکولوں سے اٹھ گئے ہیں، لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، انہوں نے ساری زندگیاں جو ہیں ملک کے لیے لگائی ہیں، وہ آگے یہ دیکھتے ہیں جی بہتر حکومت کون لا سکتا ہے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ آنے کو تیار ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ اس وقت کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی سودے بازی کی ضرورت نہیں پڑ رہی، لوگ خود آنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ آج اپنے حلقوں میں واپس جانے ٹکٹ کی بات ضرور ہو رہی ہے، پیسے کوئی نہیں مان رہا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن ٹکٹ کی ضرور بات ہو رہی ہے، تو ہونی ہے نا۔ چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکشن جاری رکھوں گا۔ تینوں پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، سسی پلیجو صاحبہ اور شزا فاطمہ خواجہ۔ جمشید چیمہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کمفرٹ زون میں ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے؟ وزیر اعظم کے خلاف، اسپیکر کے خلاف، یا پنجاب میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے؟ ساتھ ہی ساتھ ممکنہ وزیر اعظم کون ہوگا، گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کتنی مدت کے لیے آئے گی، یہ ساری چیزیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب یہ اپنا سیاسی زندگی کا سب سے بڑا جوا اس وقت کھیلنے جا رہے ہیں، بڑا داؤ اس وقت لگانے چاہ رہے ہیں، اگر یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو ان کے پلے کیا بچے گا؟ پھر کہاں کی پالیٹکس رہے گی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی اور اپوزیشن کی، مولانا صاحب کی بھی؟ چیمہ صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے 6-7 سوال کیے کہ جی وزیر اعلیٰ کون ہوگا، وزیر اعظم نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ سارے ایسے سوال ہیں جو ابھی طے نہیں ہوئے، یہ سارے ایسے سوال ہیں، یہ ایسے بیسک ایشوز ہیں جو طے نہیں ہوئے۔ یہ بیسک ایشوز جب طے ہوں گے تو پھر دوڑ شروع ہوگی نمبرز کی، لہذا بات، اور پھر اس بات پہ جب طے مطلب اتفاق جب اتفاق ہو جائے گا تو پھر دوڑ نمبر کی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو بات شروع بھی نہیں ہوئی۔
لہذا یہ جو ایشو ہے اتنے بڑے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ مفادات مختلف ہیں، پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، یہ ان کے سٹیکس نہیں ہے، نون لیگ کے یہ فضل الرحمان صاحب کے سٹیکس نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں، تو وہاں پہ ہوتے ہوئے آپ کہہ لیں کہ یہ سوال بھی اگر ابھی حل طلب ہو تو پھر اس وقت تک ہمیں ایسا سچی بات ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہیں نہ کہیں سے یہ فیس سیونگ مانگیں گے اور فیس سیونگ دینے میں آپ کو اپوزیشن میں کوئی حرج نہیں ہوتی اور الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ہم ان کو فیس سیونگ چھوٹی موٹی دے دیں گے. یہی اس کا آپ نے پوچھا کہ بنے گا کیا فیس سیونگ مانگیں گے، فیس سیونگ کہیں نہ کہیں مل جائے گی اور کیا ہوگا اس میں. سو بیسیکلی یہ جو خبریں میں رہنے کا یا جو اچیومنٹس ہیں یا یو کین سے کہ دس آج کل جو سیلیبریشن ہے، دیکھیں ہمیں 3-4 چیزیں بڑی انٹرنیشنل انڈورسمنٹ ملی ہے. ہمیں کرونا کی جو تینوں آڈٹ ہوئے ہیں، تینوں آڈٹ میں ہم فرسٹ تھے، نمبر 2 تھے یا 3 تھے. کلائمیٹ چینج کی ہمیں آپ کے لیے لیڈرشپ ملی دنیا میں. پھر یہ جو یو کین سے کہ یہ جو ریسنٹلی آپ کی جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی وہ بڑی ہے. دنیا میں 13 کروڑ لوگ کم ہوئے ہیں، پاکستان میں 6% مڈل کلاس پاکستان میں بڑی ہے. پھر پاکستان جو دنیا کے 12 ملک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے ہیں کرونا اور پوسٹ کرونا، جنہوں کی اکانومی نے بڑا حیران کن حد تک تیزی سے ریوائیو کیا ہے، وی آر ون آف دیم. سو یو کین سے پھر ہمارا جو صحت کا پروگرام ہے، صحت کی ریفارم، ہیلتھ ریفارم جو ہے اسے دنیا پوری میں سراہا گیا ہے. اساس پروگرام کو سیفٹی نیٹ کا سب سے بڑا پروگرام کہا گیا ہے. پھر یہ جو آپ کریں کہ واٹر کنزرویشن کا کام شروع ہوا، یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کریں یہاں پہ شروع ہوا. سو ایسی چیزیں جو دنیا کو ٹچ کرتی ہیں، اسپیشلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم بات کریں یا ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ان انڈورسمنٹ کا ملنا یہ ساری انڈورسمنٹ اپنی جگہ، یہ ساری انڈورسمنٹ ایسی اپنی جگہ، لیکن اسی ملک میں 6 مہینے کے اندر 2 بجٹ آ چکے. منی بجٹ بھی آیا جو بہت بھاری بھرکم 350 ارب کی ٹیکس ایگزمپشن ختم کرنے کے حوالے سے تھا، جس میں عوام کی چیخیں نکل گئیں. بہرحال آپ کا پوائنٹ کہ حکومت کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے اس وقت آگے. سسی پلیجو صاحبہ، یہ تمام مسائل جس میں وزیر اعظم کون ہوگا انٹرم پیریڈ کے لیے، کیئر ٹیکر میں، پھر حکومت کتنی دیر کے لیے رہے گی، یہ ساری وہ پوائنٹس ہیں جس پر شاید چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا ہے اور نہ ہی شاید ہو سکتا ہے، اور یہی حکومت کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس وقت مانی جا رہی ہے. کیا کامنٹ کریں گی آپ؟ دیکھیں، بدتدریج یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آ رہی ہیں اور اس پر جو بھی ڈیلیبریشنس ہیں اور بحث مباحث ہو رہے ہیں، نیچرلی ہم مختلف پارٹیز اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ متضاد اپوزیشن کا حصہ ہیں. ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اظہار کی رائے کی جو ہے آزادی چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اخلاقی طور پر پستی کی طرف گامزن ہے پی ٹی آئی. دوسری چیز یہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے جو ابھی ریجنل ہونے کا تانا دیا، میرے خیال میں اتنی دھاندلیوں کے ہوتے ہوئے بھی اور پھر ہتھکنڈوں سے مین میڈ ہتھکنڈوں سے امرتی ادوار میں ہمارا جو مینڈیٹ بار بار چھیننے کی کوشش کی، اس کے باوجود اس وقت یقین جانیے جمہوری طرز عمل کو جو حقیقتاً کوئی فالو کر رہی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی چاروں صوبوں میں اس چیز سے تو ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن لانگ مارچ لے کر جا رہے ہیں. ان کو کیا پڑی ہے کہ یہ بھی رحیم یار خان پہ جو ہے لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں. اگر یہ ایجوکیشن کے اتنے مخالف ہیں، کہتے ہیں کہ ملک اتنے گمبھیر صورتحال میں ہے، تو پھر تو ان کی داخلی معاملوں کو یعنی آپ ناکامی تسلیم کر رہے ہیں. یعنی آپ پولرائزیشن آپ نے ہاتھوں سے بڑھائی ہے، یعنی آپ ٹیکل نہیں کر سکے. آپ نے پارلیمنٹ کو تالے لگائے ہوئے ہیں. آپ نے لوگوں کی جو آرگینک وے میں جو چیزیں پاکستان کی جو انہوں نے ابھی عدد و شمار بڑھائے نا، مجھے ہنسی آ رہی تھی. پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، کہاں کھڑا ہے. ہم نے تو پہلے پھر سے ایک جملے میں دہراتی ہوں، ہم نے تو دہشت گردی کے اجزاء ہم نے جھیلے ہیں. انہوں نے کیا جھیلا ہے؟ انہوں نے آ کر صرف ایک جو ہے نیپوٹزم پہ اپنی کابینہ بنائی ہیں، اپنے من پسند جو ہے جو ان کو سوٹ کرتی وہ خارجی معاملات جو ہے وہ اپنے کچن کیبنٹ میں ہوتے ہوئے انہوں نے پورے پاکستان کو بہت سارے حوالوں سے اسٹیک میں لگا دیا ہے. سارے کے بجٹ جو ہے پی ٹی آئی ایم کی جھولی میں ڈال دیا ہے، جو کہتے تھے ہم مر جائیں گے نہیں جائیں گے. پارلیمنٹ بھی کوئی بات آنے دیتی، آرڈیننس میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہم تو دہشت گردی کے اس میں تھے، آرڈیننس لے کر بھی آتے تھے، فوراً لے کرتے تھے. یہ کتنے ڈرے ہوئے. میں چیمہ صاحب کی شروعات نہیں کری، وہ اپنی کیپیسٹی میں بہرحال دفعہ بھلے کرے، لیکن جو ان کے لوگ بیٹھے یہاں وہاں سے جو انہوں نے یہ لکڑیاں صاف کر کے زندگی میں کہتے ہیں بڑے بڑی کاٹھی، اس میں انہوں نے ناکامی کا منہ دکھایا ان ساری چیزوں نے. اب جو ہے اس پولیٹیکل سین میں ہم جو ہے بالکل آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سارے آپشنز، یہ سارے ڈیسیشنز ہم کر بھی رہے ہیں. اور آستہ آستہ دیکھیے گا، ایک طرف لانگ مارچ ہوگا، دوسری طرف یہ
छत तक जब आएगी नो कॉन्फिडेंस वाला मूव, तो उसमें जो है ये भले इनका राइट है रोक के दिखाया अपने मेंबर्स को, लेकिन दे आर यू सिट ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट, दे जस्ट वांट टू गेट इट आउट द वे एज सून एज पॉसिबल, जस्ट लाइक द वे पाकिस्तानी इलेक्शन बाद में जाती है, इनसे जान छुड़ाना जाती है। ठीक, शिजा, अगर आप इतने ही पुरएतमाद हैं कि तहरीक एतमाद में नंबर्स आपके पूरे हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च वगैरह की क्या जरूरत है? और अगर इसमें इतने ही पुरएतमाद हैं तो इसमें देर क्यों हो रही है? क्योंकि जो देर हो रही है वही इस वक्त शुकूक व शुबहात भी, और जाहिर है कि चीमा साहब कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं होंगी। हर एक के अपने मफादात हैं, ये अपने मफादात के को सिक्योर करने के लिए मिले हैं, लेकिन जो पास्ट है वो एक दूसरे के खिलाफ है। ये सबसे बड़ी अड़चन जो है वो यही आएगी सामने। देखिए, बात यह है कि हमने 90s की भी सियासत की, पीपीपी और हमारे बीच में हद की मुखालफत थी, सियासी मुखालफत थी, इस तरह की हालात फिर भी उस हद तक नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है वो जब एक आमिर हमारे ऊपर हुआ आया तो हमने फिर उस वक्त भी जो है वो डेमोक्रेसी के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और मुल्क के अंदर जद्दोजहद करके हम जमहूरियत को वापस लेकर आए। और आज भी एक ये जो फैशिस्ट हाइब्रिड रिजीम हमारे ऊपर बैठी हुई है, इन्होंने कहा नवाज शरीफ का बोझ स्टेट नहीं उठा सकती। स्टेट कौन सी स्टेट नवाज शरीफ का बोझ नहीं उठा सकती? जरा इलैबोरेट कर दी। अगर तो पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सिर्फ इमरान खान का बोझ नहीं उठा सकती, जिसने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया है, गरीब को मार दिया है। इस मुल्क के देखिए आप ये मत भूलें, जब हम आए थे तो पाकिस्तान में 1 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात थे। पाकिस्तान के अंदर 22 घंटे लोड शेडिंग थी और हमने 5 सालों में इन चीजों को ठीक करके मईशत जो है वो हम 6% ग्रोथ के ऊपर लेके आए। इन्होंने क्या देखा है? इनको तो हम बिजली दे के गए, गैस दे के गए, इंडस्ट्री चलती दे के गए, एक्सपोर्ट सरप्लस दे के गए, आटे का, चीनी का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मुल्क को डबो के रख दिया। आप कोविड की बात करते हैं, कोरोना में भले आपको दुनिया क्या कह रही है, पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल कहता है 12,000 अरब रुपए की करप्शन कर दी। आपके बिलियन सुनामी में करप्शन है। आपके अपने ऑडिटर जनरल्स कह रहे हैं आप रिपोर्टें छुपाते फिर रहे हैं, असेंबली में आप पेश नहीं होने दे रहे रिपोर्टें। हम मांग मांग के थक गए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ है, फिर भी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आने देते। तो देखिए, आपने टीवी पे आके लोगों को जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आप 100 दफा दें, आप मुल्क की असलियत, ग्राउंड रियलिटीज को डिनाई नहीं कर सकते। और उसकी वजह से आपके अरकान जो हैं वो एक लम्हा आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी जोड़ तोड़ के बगैर आने को दूसरी पार्टियों में तैयार है। आप फिक्र ना करें, अगर आपको लगता है कि गैर संजीदा मूव है, ये हमारे लिए खुशाइन बात है। अगर हमारी जो सियासी मुखालिफिन है वो हमें सीरियसली नहीं लेते तो ये हमारे लिए और आसानी की बात है। और वक्त आने पर जो है ये बिल्कुल ये मूव होगी भी, सही वक्त आने के ऊपर। आपके पॉइंट्स को मैं चीमा साहब की तरफ रखूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ मैं इस वक्त जाना चाहूंगा और आपके पॉइंट्स को जरा मैं रखूंगा चीमा जस्ट आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, मालूम जब्बा स्कैम, बिलियन ट्री स्कैम, रिंग रोड, बीआरटी पेशावर, साथ ही साथ कोविड के हवाले से जो फंडिंग, फिर उसमें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, एम्बेजलमेंट के हवाले से कुछ नैब में केसेस। आप आवाम के पास जब जा रहे हैं, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इस वक्त आवाम को अप्रोच कर रहे हैं, जलसे जुलूस वगैरह सारी चीजें चल रही हैं, तो कन्विंसिंग पॉइंट क्या है? क्या करप्शन खत्म हो गई? क्या गवर्नेंस बेहतर हो गई? क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या कन्विंसिंग पॉइंट्स है आपके पास? देखिए, आप कह लें गवर्नेंस जिसे कहते हैं वो क्या है? गवर्नेंस ये है कि आपने कोरोना बेहतर मैनेज किया। गवर्नेंस ये है कि आपका सेफ्टी नेट का प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा बड़ा है दुनिया में और ट्रांसपेरेंट है। गवर्नेंस ये है कि आपने क्लाइमेट चेंज में बेहतर परफॉर्म किया। और गवर्नेंस का पाकिस्तान में सबसे मुश्किल जो पार्ट है वो ये है कि आप टैक्स कलेक्शन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले साल हमारा 800 अरब का टैक्स बढ़ा, इस साल 1300 अरब का टैक्स बढ़ रहा है, अगले साल फिर 1200 अरब का टैक्स कलेक्शन जो है इम्प्रूव हो रहा है। सो आप कह लें कि और ये कभी नहीं होता, कोई आमकाना सी सोच हो सकती है, कोई बंदा कहे कि लोगों की इनकम कम हो गई और टैक्स बढ़ गया। फिर एक और बात, जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ
ہم نے دیا ہے کہ 5.7% GDP گروتھ ہوئی ہے. اکانومی کا ایک اصول ہے کہ جتنا GDP گروتھ ہوتا ہے اس سے ڈبل آپ کی ٹرانسپورٹ بڑھ جاتی ہے, یا آپ کی آئل کنزمپشن یا انرجی کنزمپشن ڈبل ہوتی ہے, GDP گروتھ سے ڈبل ہوتی ہے. پاکستان کی اس سال 14% تیل کی کنزمپشن بڑھی ہے, آئل کنزمپشن پاکستان میں 14% بڑھی ہے, 11% اس سال بجلی بڑھی ہے, حالانکہ سولر پہ بہت گئی ہے, بہت سارے پلانٹ فیکٹریاں سولر پہ گئے ہیں, پھر بھی ڈبل کنزمپشن. آپ کی ٹرانسپورٹ میں آپ کی 65% اس ملک میں بسیں زیادہ بکی ہیں, آپ کی 74% اس ملک میں کاریں زیادہ بکی ہیں. آپ جتنا اسٹیٹسٹکس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایک مرتبہ ذرا جا کر ٹیکس کلیکشن کا بائفوکیٹ آپ کر کے دیکھیے گا, پھر آپ کو پتا چلے گا امپورٹ اسٹیج کے اوپر کتنا ٹیکس لیا گیا جو پاکستان نے امپورٹ کی, اور اسی امپورٹ سے ہمارا امپورٹ بل اتنا بڑا, اور آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ذرا آج کے فگر اٹھا کے دیکھ لیں. میں چاہوں گا کہ ذرا یہ ساری چیزیں دیکھیں. جی میں دیکھ کے آیا ہوں. دیکھیں ٹیکس کلیکشن 4 طرح کی ہے, ڈومیسٹک بھی ہے اور انٹرنیشنل ہے. آپ کا پورٹ پہ ٹیکس اور چیز ہے, ڈیوٹی اور GST اور ہے, آپ کا ڈومیسٹک. آپ کے کنونسنگ پوائنٹ سر, آپ کے چاروں طرف کا وہ تو ہم کریں گے نا کہ اسپیشل سر آپ کے ساتھ جو پروگرام کریں گے. جی سسی پلیجو صاحبہ, میں چاہوں گا 2 منٹ میں ذرا آپ کریں کہ جناب کووڈ میں آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا, ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو چیمہ صاحب نے اس وقت ساری باتیں کی, ذرا اس کے اوپر ریسپونڈ کیجیے گا. کیا یہی بینچ مارکس ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی یا ایک عام پاکستانی کے معیار زندگی کو جانچنے کے لیے؟ معیار زندگی کیا ہے یہ سب کے سامنے ہے. پاکستانی ایک عام بندے کا, شہری کا جو اسٹینڈرڈ جو منیمم اس پر بھی ہونا چاہیے, بڑی افسوس ہوتا ہے. اور ہم ٹھیک ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے, لیکن ہم بہت سارے وسائل ہمارے پاس ہے. صورتحال یہ جن صوبوں سے یہ ساری چیزیں نکلتی, آج کی صورتحال یہ ہے کہ بدترین وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی. 158 کو دیکھ لیں, گیس آج بھی یعنی یہ سردیاں ختم ہو چکی ہیں, آج بھی ان کے خود بیوروکریسی کہتی ہے کہ 20% سے زیادہ جو ہے لوڈ شیڈنگ مل رہی ہے, جیسے 70% ہم گیس دیتے ہیں. پانی بند ہے, لائٹ نہیں ہے, اور جو صوبوں کے وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے NSC کا اجرا ہوا ہی نہیں ہے. پھر آپ کے اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن پہ میں زور دوں گی, اور انتقام, یعنی انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا لیکن انتقام کیا. مہنگائی ہوش ربا یہ کہ ان سے خود کرتی والوں نے کہا ہے کہ وجاہتی الیکشن وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ نے بھی یہ کہا اور دوسرے وزراء نے بھی, مہنگائی اتنی ہوش ربا تھی ہم نہیں کینٹین کر سکے, یہ خود ان کے لوگوں نے کہا ہے. صورت کسی چیز جو غلط چیزیں غیر عوامی ہوئی ہیں ان کے پاس بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور امر صاحب پلیز مجھے آخر میں ایک جملے میں کہنے دیجیے, آج ڈاکٹر حبیب بلوچ وفات پا چکے ہیں. میں آپ کی TV کی آپ کا بھی بڑا ہی ایک جہاندیدہ فورم ہے, میں آج کی توجہ سے ان کے اہل خانہ, ان کی پارٹی اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کرتی ہوں, ان کو خراج بھی پیش کرتی ہوں. ڈاکٹر حبیب بلوچ. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی شزا آپ کی طرف آؤں گا. اب ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت مستحکم ہے, عوام پریشان نہیں ہے, حکومت کمفرٹ زون میں ہے, اور آپ لوگ جو ہے اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں گو کہ یہ آئینی طریقہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بہت بڑا سیاسی جوا کھیلا گیا ہے اور جو ہے اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ذرا تیار رہیے گا کیونکہ پاکستان میں اس وقت گھبرانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جی شزا. دیکھیں, اگر پاکستان میں کوئی سکون میں ہے اور کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ حکومت اور اس کے وہ وزراء ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر آٹا سکینڈل, چینی سکینڈل, دوائی سکینڈل, پیٹرول ملک سے ایک دفعہ غائب ہو گیا. جب دنیا نے گیس جو ہے وہ آپ کو $2 پہ دی, آپ نے نہیں خریدی, آپ کو $36 کی بھی نہیں ملی. یہ سارے سکیمز میں جتنے لوگ ملوث ہیں, یہ جو پیٹرول گنوا رہے تھے کہ زیادہ خرچ ہوا ہے, انہوں نے, آپ یقین کریں, نیپرا کی جو میرٹ آرڈر ہے اس کی تباہی مچا کے مہنگے پیٹرول کے جو فرنس آئل کے پاور پلانٹ سے وہ چلائے ہیں RLNG بند کر کے اور سولر بند کر کے. یہ تو حالات ہیں اس ملک کے. اور بجلی مہنگی کی ہے, کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں یہ پیسے, کون ہے پیٹرول مافیا؟ ان لوگوں کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں. چلیں جی, آنے والے پروگرام میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے, اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کیمپس کی ترجمانی کے لیے اور رہیں گے. بہت بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب, سسی پلیجو صاحبہ اور شزا فاطمہ خواجہ جو کہ نون لیگ سے ان کی نمائندگی کر رہی تھی. آج کے پروگرام میں اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.